पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन न तो तत्व है न ही यौगिक। देखिए इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा तत्व है, न ही तत्व है और न ही यौगिक है। तो सबसे पहले ये जानने का प्रयत्न करेंगे कि तत्व किसको कहते हैं और यौगिक किसको कहते हैं। देखिए तत्व उसको कहते हैं जिसमें न तो दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है और न ही अन्य पदार्थों के योग से बनाया जा सकता है, जैसे सोना है, चांदी है इत्यादि और भी हैं। और यौगिक उसको कहते हैं जो रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है, उसको यौगिक कहते हैं। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी, वायु। वायु न तो तत्व है न ही यौगिक है, ये विभिन्न पदार्थों और गैसों का भी समांगी मिश्रण है। काउची सॉरी दोस्तों, इसका आंसर वायु हो जाएगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती है। नाइट्रिक अम्ल द्वारा कौन सी धातु प्रभावित नहीं होती है, यह जानने से पहले नाइट्रिक अम्ल क्या है उसको जानते हैं। कहते सोना नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होता। सबसे पहला बात, सोना जो होता है नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होता है और नाइट्रिक अम्ल सोना से प्रतिक्रिया नहीं करता, इसलिए इसका उपयोग सोना के शुद्धिकरण में भी किया जाता है। और सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व चांदी है और उसके बाद तांबा धातु है। और सोना का घनत्व पारा के घनत्व से भी ज़्यादा होता है, इसलिए सोना पारा में डूब जाता है। ये और भी अतिरिक्त बातें हम लोगों को बताना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि यही सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको एग्जाम में सहायता करती हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इसका आंसर सोना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कह रहा एक वास्तविक गैस दबाव लगाकर तब द्रव में बदली जा सकती है जबकि उसका तापमान, कह रहा है कि एक वास्तविक गैस दबाव लगाकर तब द्रव में बदली जा सकती है जबकि उसका तापमान क्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इस पर चर्चा करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वास्तविक गैस दबाव क्या होता है। देखिए एक वास्तविक गैस दबाव लगाकर तब द्रव में बदली जा सकती है जब उसका तापमान क्रांतिक तापमान पर होता है। अब क्रांतिक तापमान को समझते हैं कि क्रांतिक तापमान क्या है। क्रांतिक तापमान वह उच्चतम तापमान होता है जब जिस पर गैस की अवस्था को द्रव में बदला जा सकता है। और गैस की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, जिनमें से मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी होती हैं, जो आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। अत्यधिक संपीड़ित होती हैं, सभी दिशा में समान दाब प्रेषित करती हैं, ठोस तथा द्रव की तुलना में निम्न घनत्व की होती हैं और इसकी आकृति तथा आयतन अनिश्चित होती है। ये सब बातें आप लोग को याद रखनी चाहिए। और गैसों की जो गतिज ऊर्जा है उसके परम ताप का जो समानुपाती होता है, इसका जो फार्मूला होता है वह के बराबर 3/2 × kT होता है। और एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ, जो परम ताप व तापमान है जिस पर किसी गैस की आणविक गति शून्य हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रांतिक तापमान पर होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है बेकेलाइट निम्नलिखित का बहुलक है। मतलब किसका बहुलक है बेकेलाइट। देखिए बेकेलाइट जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि बेकेलाइट क्या है। तो बेकेलाइट यह एक प्लास्टिक है जो पहली बार गर्म करते समय मुलायम हो जाता है और इसे इच्छित आकार में डाल दिया जाता है। इसे पुनः गर्म करके मुलायम नहीं बनाया जा सकता है। अर्थात बेकेलाइट ताप सुदृढ़ होता है। इसका उपयोग जो है रेडियो, टेलीविज़न के केस, बाल्टी आदि में बनाने में किया जाता है। और बेकेलाइट फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल का बहुलक है, यानी ये दोनों का हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा, दोनों। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कह रहा है एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन था। देखिए ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन चलिए ये सब क्वेश्चन भी आते रहते हैं एग्जाम में, इसको भी कर लेते हैं।
तो एशियाटिक सोसाइटी मतलब इसका तो सबको पता होगा, लेकिन इसका जो स्थापना है वो कब होता है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। सॉरी दोस्तों, एशियाटिक सोसाइटी का जो स्थापना है वो 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था? कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था? देखते हैं। देखिए, बीरबल भी थे, टोडरमल भी थे, बैजुम बाबरा रहीम। ये जानने के लिए आपको ये पता हो कि अकबर के नवरत्नों में कौन कौन था। देखिए, अकबर के जो नवरत्न थे उनमें नौ शामिल थे, और जो बीरबल रहीम टोडरमल ये सभी अकबर के नवरत्न थे। बैजू बाबरा जो थे एक तरह से ये नवरत्न में शामिल नहीं थे, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, बैजू बाबरा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या हैं? देखिए, गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत अलकनंदा और भागीरथी हैं, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कहता लाल हरे झंडे को हरे प्रकाश में देखने पर वह कैसा दिखाई देगा? देखिए, क्वेश्चन बहुत ही लॉजिक भरा होता है कि लाल हरे झंडे को हरे प्रकाश में देखने पर वह कैसा दिखाई देगा। ठीक है, तो यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। कहता है एक वस्तु से आने वाले प्रकाश में जब आँख द्वारा ग्रहण की गई अनुभूति को रंग देते हैं, मतलब अपारदर्शी वस्तु के जो रंग होता है वो निश्चित प्रकाश रंग के परिवर्तन के कारण होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, काला हरा। कहता है कि लाल हरे झंडे को जब हरा प्रकाश में देखने पर तो वह काला हरा दिखाई देगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कह रहा है दो समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए? देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी भी होता है, मतलब थोड़ा उतना भी हार्ड नहीं है, लेकिन ये किन्हीं को पता होता है। देखिए, इसका कुछ सूत्र होता है कि जब दो समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। ये अगर किसी कारण तो याद कर लेंगे, 90 डिग्री का कोण 90 डिग्री होना चाहिए। और अगर मैं इससे कुछ कंडीशन बता दूं, यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के थीटा कोण पर झुका हो तो उसके बीच रखे वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? इनके कुछ सूत्र हैं। पहला सूत्र है कि यदि 360 डिग्री बटा थीटा एक सम संख्या है तो प्रतिबिंब की संख्या n बराबर 360 डिग्री बटा थीटा माइनस 1 होता है। और दूसरा होता है 360 डिग्री बटा थीटा विषम संख्या हो तो प्रतिबिंब की संख्या n बराबर 360 डिग्री बटा थीटा होता है। और तीसरा, जब 360 डिग्री बटा थीटा एक विषम संख्या हो तो वस्तु दोनों दर्पणों के बीच के कारण समद्विभाजक पर रखी हो तो प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर 360 डिग्री बटा थीटा माइनस 1 होता है। और लास्ट, यदि 360 डिग्री बटा थीटा एक भिन्न हो तो प्रतिबिंबों की संख्या पूर्ण संख्या होगी। देखिए, ये सब आपको मैं अभी लिखा नहीं रहा हूँ, अभी सिर्फ ओरली बता रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो सके। ऐसे ही याद रखेंगे कि दो समतलों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण का कितना कोण होना चाहिए? 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कितने सदस्यों को वीटो का अधिकार प्राप्त है? तो देखिए, ये लोग काफ़ी लोगों को पता होगा, इसमें 5 होता है, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तब बेलूर किस महान पुरुष से संबद्ध स्थान है? बेलूर किस महान पुरुष से संबद्ध स्थान है? देखिए, इसका स्वामी रामकृष्ण परमहंस हो जाएगा। इसका ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस के संबंधित है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कहता मीनाम्बकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं ये साउथ से रिलेटेड है, तो ये हवाई अड्डा चेन्नई में है, इसका आंसर चेन्नई हो जाएगा। नेक्स्ट चलते कहता है होम गार्ड, इसको गृह रक्षक दल की स्थापना कब हुआ था? देखिए, ये सब क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर, बहुत ही डीपली, जो कई लोगों को नहीं पता होता। ये इसकी स्थापना 1962 में हुआ था।
इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कहता है भूमध्य सागर का सबसे गहरा भाग कहाँ पाया जाता है। देखिए आप लोगों को पता होगा भूमध्य सागर का जो सबसे गहरा भाग वो कहाँ पाया जाता है। भूमध्य सागर का सबसे गहरा भाग एड्रियाटिक सागर में पाया जाता है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चौथी बौद्ध महासभा जिसको संगीति बोलते हैं किसके संरक्षण में संपन्न हुआ था। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये सब क्वेश्चन भी आते रहते हैं। सॉरी दोस्तों, खांसी हो जाने की वजह से थोड़ा वीडियो में डिस्टर्ब हो रहा होगा। देखिए कनिष्क के शासनकाल में जो हुआ था ये प्रथम शताब्दी में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। प्रथम शताब्दी में हुई थी। कब हुई थी? प्रथम शताब्दी में। और चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, कनिष्क। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कहता है कौन सा दिन खिलाफत दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा दिन खिलाफत? ये 17 अक्टूबर 1919 का दिन खिलाफत दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर गलती से लिख दिया है, यहाँ पर 17 होगा, 27 नहीं होगा, यहाँ पर 17 होगा। तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कहता है फॉर्च्यून 500 कंपनियों में भारत के कुल कितनी कंपनियों को शामिल किया गया। कहता है फॉर्च्यून 500 में कितने कंपनियों को शामिल किया गया है। देखिए देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखते हैं इसका सही आंसर क्या है।